बेटा वी आर स्टार्टिंग विथ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बेसिक मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है आपको। आज हम एक सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट के साथ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है बेटा? तो बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट करके हीट की बात करते हो तो हीट को क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। इसमें दो बात करते हैं, अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो है और क्यू लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब होता है, सिंपल सा कह सकते हैं हम, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। ठीक है, अगर क्यू लेस देन जीरो है तो हीट रिलीज कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये जो होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नोट कर लेना एक बात कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उसमें क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड चीज मैंने यहां पे करवाई थी, वो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो एक्सप्रेशन बनता है वो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखना है डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाती है और पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अब आप बोलोगे सर पीवी कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम डेल्टा पीवी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आप जीरो ले लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस रिलेशनशिप को आप यूज करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो जीरो होती है, तो डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी जीरो होगा, पीवी कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो ले लेंगे। और इस केस में क्योंकि डेल्टा टी जीरो है और हम कहते हैं सिंस इंटरनल एनर्जी is a function of temperature, तो डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो। तो उस हिसाब से हम छोटा सा एक्सप्रेशन हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डेल्टा यू जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू की वैल्यू आपकी माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। ये मैंने एक अगला सा एक्सप्रेशन बताया था दूसरा। डेल्टा यू को बहुत सारे लोग याद रखिएगा, एक छोटा सा नोट और भी लिख लेना है आपको कि जो डेल्टा यू होता है उसको हम लोग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, यानी डेल्टा यू इज एक्चुअली क्यू वी भी होता है, मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है। चलिए, यहाँ अब हम बात थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग बेटा कंसिडर करते हैं, और वो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? वो है वर्क डन। वर्क डन का सारा एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन अगर डिटेल में करना तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। वर्क में मैंने दो बात करी है, वर्क डन कौन सा वाला? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है तो उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं, और इसी केस में इन वैक्यूम, और वैक्यूम की जगह पे कुछ टीचर्स, अब ये आप ये लोग भी कह सकते हैं, कुछ पेपर में आप ये भी देखोगे फ्री एक्सपेंशन। वैक्यूम ले लो या फ्री एक्सपेंशन ले लो, तो उसमें जो डेल्टा पी एक्सटर्नल जो होता है उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम जीरो ले लेते हैं, इसलिए उस केस में वर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
अगर ये कहीं वर्ड लिख लो, वैक्यूम देख लो या फ्री एक्सपेंशन ले लो, तो आप वर्क को जीरो मान लेना। और इसी में मतलब वर्क के बारे में ये थोड़ा सा फिजिक्स से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हम लोग हल्का सा, कि वर्क डन ऑन द, यानी वर्क डन एक्सपेंशन की बात अगर हो रही होगी, एक्सपेंशन का मतलब होता है बाय द सिस्टम, ठीक है। और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द बाय द सिस्टम होता है इट इज नेगेटिव, और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन की बात हो रही हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस पी डेल्टा वी, ऑन द सिस्टम होता है। तो ये हमारा दो एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरा वर्क वर्क सेकंड केस लेते हैं, वो हो गया वर्क, वो हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसको भी हम नॉर्मल लेवल पे कर सकते हैं, हम लोगों ने डिफाइन भी करा हुआ है इसका। वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 NRT log VF/VI। इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन है, मैं ऑब्वियसली डेरिवेशन में डिटेल में नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज आती होगी। NRT log PI/PF ये हो सकता है, ये दोनों फॉर्मूला वर्क का है। लेकिन अगर पेपर में आपको क्यू रिवर्सिबल निकालने के लिए कहा जाता है, तो कुछ नहीं करना, क्यू रिवर्सिबल जो होता है वो वी वर्क रिवर्सिबल के नेगेटिव के बराबर होता है, प्रोवाइडेड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये चीज मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो वर्क अगर निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर डेल्टा एस निकालना होता है तो वो क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर कर देते हैं। अगला एक्सप्रेशन जो फॉर्मूलाज आप लोग देखोगे वो आपका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का। बेटा मैं सारे फॉर्मूलेज इकट्ठे लिखवा देता हूँ, आप एक छोटे से पेज में ये सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। याद रखिएगा ये एक स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी की तरह, स्टेट फंक्शन है, इसका फॉर्मूला H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो u प्लस पीवी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आगे आ गया कि u प्लस पीवी एक स्टेट फंक्शन है, तो यस आप बोलिएगा u प्लस पीवी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये जो आपका h है वो u प्लस पीवी के इक्वल होता है, तो वो स्टेट फंक्शन तो हम कह भी सकते हैं। इसमें मैंने दो फॉर्मूलाज बताए थे, एक था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर लेना, और दूसरा एक्सप्रेशन आप ये यूज कर सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। जी का मतलब हो गया ये डेल्टा एन गैस के लिए होगा। आर क्या होता है? आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप मेरे बच्चों को बोलता है कि सर आपने तो आर की बहुत सारी वैल्यूज बताई थी, हमें कौन सा यूज करना है? तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल वाला वैल्यू ही यूज करते हैं। लेकिन लेकिन अगर आर की आप कोई और वैल्यू यूज कर लेते हो और गलती से आपका जूल्स में आंसर नहीं आता, अगर ये इसमें आता, तो एक छोटी सी बात याद रखना, 1 लीटर एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स होता है। तो आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वैसे आप ये यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा यू जो होता है उसको हम क्यू वी भी कहते हैं, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहा जाता है। अगर न्यूमेरिकल्स में कभी कहा जाएगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है या दिया हुआ है, तो वो डेल्टा यू दिया हुआ आपको, ठीक है। और डेल्टा एच वो कह सकते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और टी जो है टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एन क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है। डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट,
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये हो गया, ये इंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया बेटा। मैं सारे फॉर्मूले जो प्रेफरेबली बताता हूँ जो इसमें यूज होता है वो सारे फॉर्मूलेज मैं रिकॉल करवाता हूँ। फिर आ जाता है हमारा इंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, वो दो तरीके से निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको एक एक बॉन्ड की वैल्यू गिवन है तो कैसे निकालोगे, तो उसमें लगा सकते हो आप फॉर्मूला, वो होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें क्या लगाते हो बेटा, इसमें करेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ enthalpies of formation of product minus sum of enthalpies of formation of reactant। ठीक है, अब ये हमारा हो गया बेटा। नेक्स्ट होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपको पता है सी से डिनोट करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा था कि क्यू जो होता है, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राइज इन टेम्परेचर के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसी को इक्वल, अगर कांस्टेंट हटाना, प्रोपोर्शनल का साइन ला के कांस्टेंट यूज होता है M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब इसी C की बात करते हैं, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी बेटा। ठीक है, N ले लोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। और इसी में मैंने दो चीजें बताई थी, एक बताया था QP और एक बताया था QV। इस क्यू पी को आप डेल्टा एच भी कह सकते हो और क्यू वी को आप डेल्टा यू भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी, और ये हो जाता है एन सी वी डेल्टा टी, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल्टा एच हो जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो मैंने आपको बताया था मेयर्स फॉर्मूला।
उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। इसकी डेरिवेशन भी हम लोगों ने क्लास में करी हुई है। दो तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, दो तरीके से आप कर सकते हो बहुत। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, मैंने इस वाले फॉर्मूले से करा था। इसको डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यहां भी डिफ्रेंशिएट किया था। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, H को लिख दिया था U प्लस आर टी। क्यों? सिंस PV इज इक्वल टू आर टी होता है फॉर 1 मोल, वो डाल दिया। तो ये हो जाएगा R dt बाय dt। ठीक है, दिस इज डेल्टा H बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर है। दिस इज डेल्टा U बाय डेल्टा D एंड दिस इज आई एम कंसिडरिंग इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये R हो जाएगा, इसको हमने Cp बोल दिया, इसको हमने Cv बोल दिया और इसको हमने R बोल दिया। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हो। दूसरा भी डेरिवेशन का वे है, जिसको डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या आप कह सकते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV है। ठीक है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, ये आप कह सकते हो। चेंज, डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट टेम्परेचर करोगे तो R यहाँ से वैसे भी गायब हो जाएगा, लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं करते हैं। और 1 मोल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Cp डेल्टा T, ये हो जाता है Cv डेल्टा T, और ये हो गया R डेल्टा T। क्योंकि आपने यहाँ पे अज्यूम किया कि n की वैल्यू 1 होगी 1 मोल के लिए, डेल्टा T कॉमन ले लीजिए तो Cp डेल्टा T इधर हो जाएगा, और उधर से डेल्टा T कॉमन ले लीजिएगा तो Cv प्लस R हो जाएगा। डेल्टा T से डेल्टा T कट गया तो Cv इज इक्वल टू Cv प्लस R होता है। इसमें भी मैंने एक छोटा सा रिलेशन आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv। याद है एटोमिसिटी वाला बच्चों हम लोगों ने करा था, F/2R डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले क्वेश्चंस किए थे बेसिकली। हाँ, लेकिन उसके क्वेश्चंस सीबीएसई में रेलेवेंट नहीं होते, तो अभी फिलहाल हमारा फोकस सीबीएसई का है। मैंने कराया था, आपको याद होगा, उस प्रॉपर ढंग से ही कराया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जो अगला फॉर्मूला होता है वो आपका कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। ठीक है, एंट्रोपी जो है वो एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एस से है, और इसका डेल्टा एस का फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर होता है, या डेल्टा एच बाय टेम्परेचर होता है। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स पर केल्विन होता है। कहाँ कहाँ यूज करते हो आपको पता ही होता है, ड्राइविंग फोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं नोट्स में क्या है। फिर आता है गिव्स फ्री एनर्जी, और इसी का एक इक्वेशन आता है बेटा, उसको कहते हैं गिव्स इक्वेशन। और उस गिव्स इक्वेशन में क्या है, तो गिव्स इक्वेशन में है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये सिस्टम के लिए वैल्यू होती है। और हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा एस टोटल, ये करा है आप लोग, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। अब इसके बारे में हम लोगों ने दो दो एक्सप्रेशन हम लोगों ने कर लिया, एक एक्सप्रेशन है और एक ही एक्सप्रेशन है। दूसरी बात है, इसके और भी बहुत फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। तो मैंने कराया था कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाती है, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो इस हिसाब से डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा
-2.303 RT log KC। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में रिलेशन है तो ये KC क्या होता है, वेयर दिस KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो, बस ये ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा। यानी ये KP भी हो सकता है और KC भी हो सकता है, तो दोनों से आप डेल्टा जी निकाल सकते हो। यानी ये जो रिलेशनशिप है ये हम इक्विलिब्रियम में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा कि अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस मानते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो हम अपने प्रोसेस को इक्विलिब्रियम में मानेंगे कि हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस मान लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। दूसरा होता है कॉरिलेशन, मैंने आपको बताया था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0 सेल। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका स्टैंडर्ड EMF होता है जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है बेटा। E0 राइट -E0 लेफ्ट करके निकालते हैं, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला है आपका, यहीं पे लिख रहे हो, तो वो है एफिशिएंसी। वो होता है डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। ये हमारा इक्वेशन होता है बेटा। रिलेशंस बहुत सारे हैं बट इतनी रिलेशनशिप में आपका मोरलेस काम बहुत आराम से चल जाएगा। इन सारी रिलेशंस में आपका बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे। अब वी कैन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स पार्ट बेटा। तो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, बेसिकली इजी इजी न्यूमेरिकल्स हैं। तो ओके बेटा, थंब रेज कर दो मेरे बच्चे। होपफुली सबको क्लियर होगा ये। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखना बेटा। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands isothermally and reversibly from a pressure of 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin. Calculate the height to which an object of 50 kg can be lifted by this expansion. दो तीन कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बेटा, आप बहुत इजीली कर लेंगे। पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है ना तो छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। पहले इंफॉर्मेशन लिखना है बेटा। आपको मोल्स दिया हुआ है यहाँ पे 1। मेरे बच्चे इनिशियल प्रेशर जो है वो 10 atm है, इस बात का ध्यान रखना है। फाइनल प्रेशर जो है वो 1 atm दिया हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन दिया हुआ है। मास आपका 50 kg दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्या करना है, हाइट निकालना है। याद होगा मेरे बच्चे, बहुत बेसिक सा लॉजिक है
किसी भी तरीके से अगर वर्क निकाले तो वर्क का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। तो h बहुत इजीली निकल जाएगा, हो जाएगा वर्क अपॉन m इंटू जी। तो अगर आप किसी तरीके से वर्क निकालने में कामयाबी मिल जाती है आपको, तो आपको पता है जी की वैल्यू, तो यूपी पर पीएचडी इन फिजिक्स, तो तुरंत ही निकाल लेंगे। जी की वैल्यू आपको पता है, इवन इफ इट नॉट गिवन, तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, -2.303 nRT log PI बाय PF। तो यानी -2.303, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 8.314 ले लिया, टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 300 केल्विन दिया हुआ है, लॉग आपको पता है वैल्यूज कितना हो जाएगा, 10/1। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 जूल्स आ गया। कोई इश्यू तो नहीं है मेरे बच्चों को? वर्क आ गया था और यहाँ पे एनर्जी भी आ गई है, मतलब डब्ल्यू वर्क आ गया है। तो हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल सा, -2.303, हम मैग्नीट्यूड वाइज ले लेंगे, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय मास। मास दिया हुआ 50 केजी में ऑलरेडी गिवन है, तो कोई छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है इसको, और इंटू 9.8 से डिवाइड कर दिएगा, एंड वॉट एवर आंसर दैट विल बी इन मीटर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों? शिवम बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बच्चे, ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है ना आप लोगों को, तो आप ले सकते हो बेटा। न्यूमेरिकल तो नोट डाउन कर लो शिवम, ठीक है बच्चे? न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो बच्चे। प्रणव वी कैन टेक 10 बेटा, वी कैन टेक 10, 10 कोई इशू नहीं है। 10 से थोड़ी कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगी, और कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे मूव ऑन करें मेरे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मूव ऑन करूं? ओके ओके बेटा, सभी ने ले लिया ना बेटा? सभी बच्चे बता दो, मैं मूव ऑन करूं? वैसे तो अपलोडेड होगा फिर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ आर्गन is compressed isothermally and reversibly at a temperature of 27 degrees Celsius from 10 liter to 5 liter। क्या क्या निकालना है ध्यान से देखो, कैलकुलेट Q, कैलकुलेट W, कैलकुलेट डेल्टा U एंड वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा H। एक ही क्वेश्चन में वी ट्राई टू अचीव ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? और आर की वैल्यूज अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करनी है, जिसमें आपको देखना है। इन्होंने हाई वो नहीं करा हुआ है। अगर आर की वैल्यू कैलोरीज में गिवन होगी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, बस ये हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम ले लेंगे, नहीं तो जिसमें दिया होगा उसी में ले लेना। चलिए, अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है, पहले तो लिखा मास, मास ऑफ आर्गन दिया हुआ है 10 ग्राम, लेकिन मेरे फॉर्मूले मुझे मास नहीं चाहिए, मुझे मेरे फॉर्मूले में मोल्स चाहिए होता है। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत अच्छे, गिवन मास 10 होता है, मोलर मास 40 होता है, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/4 मोल आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, हम तुरंत ही इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे।
273 ऐड करके, तो इट विल बी 300 केल्विन। ठीक है, हमारे पास वी आई दिया हुआ है 10 लीटर, वी एफ दिया हुआ है 5 लीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं, जरूरत भी नहीं है हमारे को। क्यू डब्ल्यू निकाल लेते हैं। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 एन विच इज एक्चुअली 1/4। पहले सबसे अच्छी बात होती है फॉर्मूला लिख देना चाहिए, एन आर टी लॉग वी एफ बाय वी आई। इट इज -2.303 इंटू एन की जगह पे आपने 1 डाल देना है, 1/4 डाल देना। आर की वैल्यू 8.314 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर को 300 केल्विन में ले लीजिए। लॉग वी एफ फाइनल है आपका 5 और इनिशियल आपका 10 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, लॉग आप सॉल्व कर लेंगे, लॉग की आपकी डेफिनेटली पेपर में वैल्यूज भी डिफाइंड होती है। तो -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा लॉग 1/2 हो जाएगा ना, तो 0.5 का लॉग देख लीजिएगा, वैल्यूज गिवन होगी वो। ये हो गया। आपको पता है क्योंकि आइसोथर्मल है तो क्यू रिवर्सिबल के लिए -W रिवर्सिबल होता है, तो भाई वर्क रिवर्सिबल तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, दूसरी बात होती, इन्होंने डेल्टा यू निकालना है अकेले बोला था, तो याद होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, दो चीजें होती है, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों को, कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है सर, और पी वी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। याद करो बॉयल्स लॉ। होपफुली क्लियर है मेरे बच्चों को, बॉयल्स लॉ के हिसाब से पी वी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब आप बोलोगे सर आपने स्पेशली ये क्यों करवाया? क्योंकि बेटा डेल्टा एच जो फॉर्मूला आप लिखते हो, एच का फॉर्मूला होता है यू प्लस पी वी। ठीक है, तो मैंने इधर डिफ्रेंशिएट किया डेल्टा, इधर भी डिफ्रेंशिएट किया, और इधर भी पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा ना, लेकिन यहाँ तो ये पता चला कि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंशिएशन सीधा 0 आ जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा यू प्लस 0। डेल्टा यू की वैल्यू पहले से 0 है, तो उस हिसाब से डेल्टा एच की वैल्यू भी मेरे बच्चों 0 हो गई। होपफुली क्लियर है मेरे बच्चों को ये वाली बात? यस और नो? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हैंड रेस करके बता दीजिए बच्चों, क्लियर हो जाएगा मुझे भी। क्लियर है सभी बच्चों का? रिप्लाई नहीं आया ऑल बच्चों? सभी को क्लियर है बेटा? सृष्टि क्लियर है बेटा? पक्षालिका, संभवी, मानस, पलक, अभिषेक, पीयूष क्लियर है? रिद्धिमा, शिवम, सौम्या क्लियर है बेटा? चलो ओके। So we are going to use log table, Ruhani. Yeah, but I have already given the explanation regarding this thing. In case, didn't I explain this thing in class to see how we look into the log table? I have given an explanation for this also. रुहानी बेटा मैंने क्लास में नहीं बताया? आई डिडंट एक्सप्लेन हाउ टू सी लॉग टेबल। अच्छा अच्छा, मंडे को देख लेंगे बेटा, मंडे को आई गिव यू वन मोर डेमो फॉर दिस। मंडे को बच्चों क्लास में लिया ना लॉग टेबल। चलो ओके बेटा, मूव ऑन करूं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
liquid benzene is oxidized at constant pressure. ये दिया हुआ बेटा, ठीक है। इन्होंने दिया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर at 300 Kelvin is minus 3728 kilojoule. Calculate heat at constant volume at same temperature. तो बेटा मैं सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इन्होंने आपको क्यू पी दे दिया है, मतलब उन्होंने डेल्टा एच दे दिया, -3728 दे दिया किलो जूल। इन्होंने क्यू वी निकालने के लिए बोला, यानी डेल्टा यू निकालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके और इन्होंने टेम्परेचर भी दे दिया है 300 केल्विन बेटा। तो आपको सिंपल सा डेल्टा एन निकालना है। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पूरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। लिक्विड होगा भी तो नहीं लेंगे आप, गैसियस प्रोडक्ट लेंगे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया हुआ, क्या हम इसमें इसको कंसिडर कर पाएंगे? इसको नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे क्योंकि ये लिक्विड है। इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि बेंजीन भी लिक्विड है। तो हमारे पास चॉइस क्या बच गया? हमारे पास बच गया 6 माइनस 15/2, यानी ये हो जाएगा -3/2। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मेरे बच्चे, डेल्टा एच मुझे गिवन है -3728, डेल्टा यू मुझे कैलकुलेट करना था, डेल्टा एन का फॉर्मूला -3/2 था, आर की वैल्यू 8.314 है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या मेरे बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? डन है बच्चों? चलिए, ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, वो भी देख लीजिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। ठीक है, क्या है देखिएगा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN, जिसका की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, विथ डाई ऑक्सीजन was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be -742.8
7 किलो जूल पर मोल एट 298 Kelvin. Calculate delta H for the reaction at 298 Kelvin. ये हो गया NH2CN जो कि सॉलिड स्टेट में है, 3/2O2 जो कि गैसियस स्टेट में है, N2 जो कि गैसियस स्टेट में है, प्लस CO2 मिला जो कि गैसियस स्टेट में है, और H2O मिला जो कि लिक्विड स्टेट में। क्वेश्चन बहुत आसान सा था। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना था। इसके लिए मुझे डेल्टा N की जरूरत पड़ेगी, तो क्या मैं इसको इग्नोर करूंगा? सिर्फ क्यों इग्नोर कर रहा हूं? इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि लिक्विड है, और इधर से इसको इग्नोर कर देना। तो ये हो जाएगा 1+1 -3/2, यानी 2 - 3/2, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हाफ। टेम्परेचर बिल्कुल, बहुत देखो कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया। वेरी गुड सौम्या, एक्सेलेंट मेरे बच्चे। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज 298 Kelvin। तो डेल्टा एच का हमने सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, -742.7 प्लस 1/2, आर की जगह पे 8.314 लेना है। और यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू है ये किलो जूल्स में है, डेल्टा यू की वैल्यू, और ये जूल्स में आ रही, तो मैंने 10⁻³ कर देना है यहाँ पे, किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। इनटू टेम्परेचर आपको 298 Kelvin लिखना है, सॉल्व करना है। माता सौम्या ने हमें बताया कि 17741.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आ रहा है। होपफुली क्लियर है बच्चों? बेटा 2 - 3/2 है शिवम, तो 1/2 आएगा ना बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं अगला। ये भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। कैलकुलेट the heat in kilojoule necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. Molar heat capacity of aluminium is 24 joules per mole per Kelvin. ठीक है, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल सा लॉजिक, Qn C और डेल्टा T। N क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, C कितना दिया हुआ है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 24 दिया हुआ है। टेम्परेचर कैसे निकालोगे?
बेटा इसको केल्विन में चेंज में टेम्परेचर डिपेंड यूनिट डिपेंडेंट नहीं होता, 55 माइनस 35 कर देना तो ये 20। गिवन मास इसका 60 है, मोलर मास इसका 27 होता है इंटू 24 और इसमें 20 आ जाएगा। जब आप ये करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी जूल्स में आ रही है, क्योंकि इसकी यूनिट जूल्स में है, लेकिन आपको वो किलो जूल्स में चाहिए तो इस पूरे को 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो जूल्स में आ जाएगा। होपफुली क्लियर है, यस और नो? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है मेरे बच्चों? 1.06, हाँ हाँ अप्रोक्सीमेट 1.06। कृष्णा बिल्कुल सही है बेटा, गुड। आगे मूव ऑन करें मेरे बच्चों। हाँ त्वेश बिल्कुल सही है, त्वेश गुड। हाँ जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा। आपको दिया हुआ है इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस, CO2 gas, N2O gas and N2O4 gas are -110 रेस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कहा फाइंड द डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। ये बेटा मुझे बताओ, क्या हमारे पास जब इंथैल्पीज गिवन होती है तो उसका कोई फॉर्मूला होता है? इफ यू हैव गिवन विद ऑल द इंथैल्पीज, डू वी हैव एनी फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था उसके फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं, आपको रिकॉल कीजिए, मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ है। अगर आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का दो फॉर्मूलाज होता है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि गिवन क्या है। यहाँ पे इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो हम करेंगे सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट्स, सम ऑफ enthalpies of formation of reactant। प्रोडक्ट में से आपको रिएक्टेंट की वैल्यू को माइनस करना है। वो कैसे करेंगे, आप इसका आंसर बता देंगे मुझे। प्रोडक्ट में कौन कौन है मेरे बच्चे, तो लिख लेते हैं। यानी कि हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ N2O प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। N2O की वैल्यूज कितनी है आपको पता ही होगा। इसका आंसर कितना बता रहे, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने निकाल भी दिया इसका आंसर। मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे N2O की वैल्यूज कितनी है, 81 है, और CO2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू माइनस 393 है। इसको सॉल्व कर लेना इधर। उधर N2O4 की वैल्यू 81 है,
+3 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू इज -1110। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बच्चों ने बताया है -777.7 किलो जूल हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था। नियत है, गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। होपफुली क्लियर है वाली बात। यस और नो? मूव ऑन करूं बेटा? चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी कैन यूज द बेस क्वेश्चन। जो सेम क्वेश्चन है उसको दो तरीके से आप कर सकते हो। सो वी हैव टू वेज टू सॉल्व डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप एक एक बॉन्ड की वैल्यूज गिवन होगी तो हम कैसे करेंगे, वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। यानी आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है फॉर द रिएक्शन दिया हुआ 2H। बेटा इस क्वेश्चन को देख लिया। आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना था, डेल्टा जी निकालना था। और आपको इन्फो में एक इक्वेशन गिवन था। इक्वेशन के साथ उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे दी थी और बाकी सभी कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स की आपको एंट्रोपी मेंशन थी। तो उनको यूज करके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आपने उसका क्या निकाल लिया बच्चे, एंट्रोपी निकाल लिया। उस पूरे रिएक्शन की एंट्रोपी की वैल्यूज आ गई और उस एंट्रोपीज के वैल्यूज को आप यूज करके नॉर्मली नहीं। राघव बोल बेटा, कोई डाउट्स? राघव बच्चे, अगर डाउट्स है तो बता दो राघव। एक मिनट, चलो ये समझ में आ गया बेटा, मूव ऑन कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन भी आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही है। आपको याद होगा जब एक एक बॉन्ड की वैल्यूज गिवन होती है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला कुछ और होता है। और ये पूरे रिएक्शन की वैल्यू है तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दिया। बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। फॉर्मूला क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is equal to sum of bond enthalpy, sum of bond enthalpies of reactant minus sum of bond enthalpies of product। अब इसको प्रॉपरली एक अच्छे ढंग से समझने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चों ने तो ये आंसर निकाल दिया, इसका आंसर भी बता रहे हैं वो। चलो लेट्स सी कि कितना आंसर आ रहा है इनका। चलो अब ये पूरे बॉन्ड को ब्रेक करना, बॉन्ड को बेटा एक्सपेंड करना पड़ेगा तभी आपकी बात बनेगी यहाँ पे। तो अब आप देखो रिएक्टेंट में क्या होता है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे इसको प्रॉपर अच्छे ढंग से तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक 4 CH बॉन्ड है, इसके अंदर Cl बॉन्ड है, इसके अंदर CH बॉन्ड है, कितने, 3, और एक CCl बॉन्ड है और HCl बॉन्ड है।
तो इसमें बहुत केयरफुल रहना है बेटा, थोड़ी भी एरर हुई मामला खत्म वहीं पे। तो करना बॉन्ड 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 4 CH बॉन्ड थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl, यही मुझे कैलकुलेट करना है बेटा। -3 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, याद कीजिए 3 CH बॉन्ड है बेटा, प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड, ये देखो CCl दिख रहा होगा, प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। बस, सारी वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइन है हमारे पास, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जगह पे लिख देना -10.3। ये यूनिट मैं आपको बताता हूँ, सभी यूनिट किलो जूल पर मोल में ही है। तो इधर ले लिया 4 इंटू CH की वैल्यू कितनी है, 413 है बेटा, प्लस इस CCl की मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं मेरे बच्चे, -3 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH यानी 3 इंटू 413, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस CCl बॉन्ड की कितनी हो जाएगी 326, प्लस 4, ये भी खोलोगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो -431। सबको करोगे माइनस, ऐड करोगे, सॉल्व, तो इसकी पूरी वैल्यूज जो आ रही है वो कितनी आ रही है, द टोटल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 243.7। बिल्कुल, बहुत बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया। मयंक, लक्ष्य, त्वेश, 444 आ रहा था, नहीं इसका मयंक ने निकाला है, और मयंक, नियति, गुड, ध्रुव, गुड 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 बेटा, गुड। चलो, तो ये हमारा आ गया, द आंसर इज इन किलो जूल पर मोल। मैं बेटा, मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला, सेलिन ठीक है, गुड है बेटा, तो आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा बच्चे, तो यू विल गेट टू नो व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या है लॉजिक इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैसेस, और दूसरे क्वेश्चन है हैसेस लॉ के क्वेश्चन है, एक एंथैल्पी का मैं और कोई क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि आपको और आइडिया लग जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, सारी एंट्रोपीज अगर गिवन होती है तो उसका पर्पस होता है कि आप उसको इंडिविजुअली ऐड करके फिर आप निकाल लो बेटा उस चीज को। इजी टास्क है, बहुत मुश्किल नहीं है ऐसा। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा बेटा। ठीक है, एक मिनट। क्या आंसर मिल रहा है मुझे? तो उन्होंने बोला इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना था। देखते कौन दे रहा है मुझे सबसे पहला रिप्लाई, बहुत अच्छे, ट्राई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH प्लस 2 इंटू, गिव मी दी आंसर फास्ट, देखते कौन दे रहा है मुझे। ये रिएक्टेंट हो गया, -2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O, 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। चलिए जल्दी मुझे फास्ट आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा। चलो आंसर आ गया, अक्षरा ने आंसर दिया है, गुड। थोड़ा सा एरर हो गया, ध्रुव, गुड। ध्रुव का आंसर सही है, द आंसर इज 686 किलो जूल पर मोल। गुड ध्रुव, बहुत अच्छे। आगे मूव ऑन करे बेटा।
इस वाले दोनों न्यूमेरिकल्स को क्लियर है बेटा? ये मेरे पास इक्वेशन गिवन था 298 केल्विन पे, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। बहुत इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा जी का फॉर्मूला था -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमने उस सेम वही फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम गिवन था, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना था। न्यूमेरिकल्स आपके सामने ही है बेटा। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द टेम्परेचर above which the reduction of lead oxide becomes spontaneous. Equation is PbO मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन बहुत इजी है, मैंने क्लास में भी कराया था आपको। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कहते हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है 108.4 इंटू 10⁻³ अपॉन में 190 है ये। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने से मेरा टेम्परेचर आ गया 570.26 केल्विन। बिल्कुल भरत, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो कहता है मैंने क्लास में ही बताया था कि जिस टेम्परेचर पे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है उसके ऊपर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो यानी द रिएक्शन becomes spontaneous at temperature greater than 570.26 के। इसके ऊपर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में है तो आप देख भी सकते हैं इस चीज को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन देखो, आपको ये तीन इक्वेशन गिवन है बेटा, ठीक है, और आपको निकालना क्या है वो देख लो, उसके बाद अपना दिमाग लगा लेना, बहुत इजीली हो जाता है। कंबशन, कंबशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, तो बैलेंस आउट करोगे तो 6CO2 प्लस 6H2O मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा।
ये आपको इक्वेशन है, अपने हिसाब से देख लीजिए आप कैसे करना है आपको। बताइए क्या करेंगे आप। बताइए कौन बता रहा है मुझे। आप देखो, क्या ग्रेफाइट वाले को छोड़ा, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है। H2O एक ही जगह है, CO2 भी एक जगह है, इसके आगे भी 6 दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, H2O के आगे भी मुझे 6 चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन को भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मुझे प्लस का साइन दिख रहा है। हाँ, क्योंकि थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है, ये बात कैसे पता चला कि ग्लूकोज थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में है। फिर से बोल रहा हूँ, ग्लूकोज थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में है, लेकिन मुझे अपने एक्सप्रेशन में वो लेफ्ट में चाहिए, तो जिसको भी डायरेक्शन चेंज करना होता है उसको हमेशा माइनस करते हैं। यानी इक्वेशन 1 into 6 करना है, प्लस इक्वेशन 2 into 6 करना है, और माइनस इक्वेशन 3 करना है। तो 6 into -395। सॉल्व करोगे, you'll get the answer। तो आंसर इज एक्चुअली -2816.6 किलो जूल पर मोल। ये हम लोगों ने उस लॉ को भी यूज कर लिया है बेटा, जो हेसेस लॉ के दोनों कॉन्सेप्ट है। और एक एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचरों का, बहुत बार टीचरों ने पूछा भी है अपने स्कूल्स में। आपके एग्जाम्स में भी चांसेस बहुत ब्राइट है इस क्वेश्चन के आने के, कि आप ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो मैं आगे मुझे करा दूंगा वाला क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन देख लीजिए आप। फॉर अ रिएक्शन टू ए गैस बी गैस गिव्स टू डी गैस, डेल्टा यू नॉट, नॉट का मतलब टेम्परेचर, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर आपको 298 केल्विन देना। डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। अब भाई डेल्टा जी निकालना मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत इजीली निकल जाता है। सिर्फ आपको आइडिया रहे। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मेरे बच्चे। लेकिन डेल्टा एच तो यहाँ गिवन नहीं है, तो ये इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच नॉट है, सभी जगह पे नॉट लॉट लगा हुआ, तो हम भी नॉट लगा लेते हैं भाई। डेल्टा यू नॉट कितना है? -10.5 कर लिया है, क्योंकि वो किलो जूल्स में था, तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसको 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर प्लस डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 2 - 3। आर की वैल्यू इज 8.314, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डेल्टा एच का। फिर डेल्टा एच को सॉल्व करके आपने डेल्टा एच की वैल्यू निकाल दी, तो डेल्टा एच की वैल्यू इसके हिसाब से आ जाएगी -12.98
किलोजूल पर मोल। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आप फॉर्मूले में लगा दो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -12.98, ठीक है, इंटू 10⁻³ कर देना है, क्योंकि ये यूनिट जीरो जूल्स में नहीं, किलो जूल्स में नहीं है। टेम्परेचर की जगह पे 298 केल्विन ले लेना है। और डेल्टा एस क्या है बेटा, डेल्टा एस कितना दिया हुआ, -44.1। मल्टीप्लाई करो और आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही डेल्टा जी नॉट की, हो सकता है एरर भी हो, मैं एक रफ वैल्यू ले रहा हूँ, हो सकता है इसमें एरर भी हो, क्योंकि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया बेटा। मैंने प्रेफरेबली अपने लेवल पे कोशिश की है कि सारा कुछ, नॉट का मतलब होता है टेम्परेचर गिवन है, तो अपने लेवल पे कोशिश की कि क्वेश्चन एक बार अप्रोक्सीमेटली, कृष्णम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से नहीं कर सकते बेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से करने के लिए आपको सारी इंथैल्पीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे सारी इंथैल्पीज गिवन नहीं है कृष्ण बेटा। ठीक है बच्चों, ओके, मैं इसको चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा मेरे बच्चों। ओके, सबको क्लियर है ना बेटा।